पंजाब और केपी असम्बली में जो सेनेट इलेक्शन हुआ है उसमें क्या फार्मूला तय किया गया था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट भी आए हैं। 11 नशिस्तों के लिए 145 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। जनरल नशिस्तों पर हुकूमत ने 4 जबकि अपोजिशन ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। पंजाब की अगर बात करें तो नून लीग ने पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर मैदान मार लिया है। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आपको बताते चलें कि हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट हासिल कर लिए। तहरीक इंसाफ के यहाँ पे महर अब्दुल सत्तार जिन्होंने 99 वोट लिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 3 वोट यहाँ पे मुस्तरद भी कर दिए। कुछ नतीजा आपको बताते चलूं तो सेनेट की तमाम जो 11 नशिस्तों थी उसके नताइश के मुताबिक पीटीआई 6, अपोजिशन ने 5 नशिस्तें जीत ली हैं। मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा अफरीदी जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए हैं और इसके साथ साथ जेयूआई के मौलाना अताउल हक दरवेश और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद कामयाब हो चुके हैं। टेक्नोक्रेट पर पीटीआई के आजम सवाती और जेयूआई के दिलावर खान मुंतखब हुए हैं। खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई के रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद भी कामयाब हो चुकी हैं। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि वही फैसला आया जो एक्सपेक्टेड था, वही फार्मूला जो पहले से तय था उसी के मुताबिक नतीजा आया है। क्या आज हम देख रहे हैं कि तब्दीली हुई और सेनेट इलेक्शन को किस तरह से हमारा पैनल देख रहा है और इसके बाद क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, ये सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की, जिसकी समाअत हुई है। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। एक अरसे से डॉक्टर आफिया अमेरिका में जो हैं वो कैद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो रही है। रिहाई का परवाना उनको कैसे मिलेगा, माजी में खामोशी क्यों इख्तियार की गई और अमेरिका से रुजू क्यों ना किया गया, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जहाँ पर मर्द और खातून को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, गो के वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसकी कुछ डिटेल्स भी वाज़ेह की हैं, लेकिन तफसीलात चाहे कुछ भी हों, क्या गैरत के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाज़त दी जा सकती है? पैनल की राय इस पर भी जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सेनेट इलेक्शन की बात करते हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। नसीर वागा साहब, आप सेनेट इंतखाबात को किस तरह से देख रहे हैं? जो फार्मूला तय था उसके अकॉर्डिंग ही नतीजा निकला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 और हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली हैं। क्या तब्दीली रूनुमा हो सकती है? और सेनेट को लेकर जो हॉर्स ट्रेडिंग की भी खबरें थी, वो सारी जो र्यूमर्स थी, वो सब किस तरह से आप रीड कर रहे हैं आज के सेनेट इंतखाब को? देखिए, इस वक्त सरेदस्त जो नज़र आ रहा है ना, इसमें मुझे हॉर्स ट्रेडिंग नज़र तो नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि ये पहले ही सोचा जा रहा था कि यही तनासुब होगा। अगर हॉर्स ट्रेडिंग, अगर ये तनासुब बदलता तो शायद हम ये सोचते कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। अब सारी दुनिया को पता है कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो मेंबरान असम्बली की तादाद के मुताबिक होते हैं। जिसके ज़्यादा होते हैं उनकी सीटें ज़्यादा होती हैं, जिनके कम होते हैं उनकी कम होती हैं। अब ये अपसेट उस वक्त होता है जब एक पार्टी के लोग बिक जाएं और वो दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दें, तो इसको हम अपसेट कहते हैं। फिर ज़हन में आता है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद, ये मैं आपको वो पीछे वाली बात बता रहा हूं जो बैकग्राउंड रियलिटी है कि सेनेट के जितने उम्मीदवार हैं अल्टीमेटली आते वो पैसा दे के ही हैं, इसके बगैर वो कामयाब नहीं होते। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है और खासा रहा है यहाँ की सियासत का। अच्छा, अब इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना सेनेट में, बिल्कुल कोई बहुत ही मामूली सी शायद कोई तब्दीली इसमें आ सके, लेकिन सरेदत को नहीं, क्योंकि पहले ही हुक्मरान पार्टी जो है वो इस वक्त ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है और उनको इस नतीजे से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। जो एक सीट थी पंजाब में, ये आपको इल्म होगा कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब की वफ़ात के बाद खाली हुई थी और अब अब्दुल करीम साहब ने 243 वोट लिए और महर अब्दुल सत्तार जो अपोजिशन के थे उम्मीदवार, उन्होंने सिर्फ 99 वोट उनको मिले हैं। भाई यहाँ भी बिल्कुल क्लियर है कि पंजाब में जाहिर है, ख़ास तौर पर जब जो मखसूस नशिस्तें थीं वो जब इन पार्टियों को मुंतकिल हो गई और पीटीआई को ना मिली, तो उसके बाद तो सेनेट के इंतखाबात जीतना बहुत ही आसान था, खास तौर पर पंजाब में, और वही नताइज सामने हैं। मशूकी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मशूकी साहब, जो एक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट आया, हमें लग रहा था कि कोई तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन जो फार्मूला तय था उसके अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं कि नतीजा आया। किस तरह से आप रीड कर रहे हैं आज के इंतखाब को?
देखिए जवेरिया, मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया और जिस अंदाज में आया, तो उसके बाद ये बड़ा क्लियर था कि जो हुकूमत की मुतवक्का तादाद है उसको मिल जाएगी, क्योंकि केपीके में अपोजिशन में थे और उनके नंबर इस तरह थे कि उनको मुश्किल लग रही थी इवन ये सीटें भी लेना। शायद 1 या 2 सीटें और जो हैं वो हुकूमत को मिल जाती अगर पीटीआई को उसकी मखसूस नशिस्तें मिल जाती। तो इस हवाले से मौजूदा जो फैसला जो आया है रिजल्ट इंतखाबात का सेनेट के, मेरा ख्याल है बड़ा मुतवक्के था। और एक मैं इसमें जो पॉजिटिव नोट के ऊपर जो अच्छी खुशाइन चीज देख रहा हूँ वो ये है कि तमाम जो इंतखाब है वो खुश असलूबी से हो गया। कोई किसी के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम नहीं लग रहा, कोई किसी को उस अंदाज में वो जो बंदरबांट या मंडियां लगती थी उस तरह की बात नहीं हुई। हाँ, यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ नसीर वागा साहब से कि ये बदकिस्मती है कि सेनेट की सीट बहरहाल वही लोग आते हैं जिनके बारे में एक तासुर होता है, कम से कम आधे से ज्यादा लोग तो वही होते हैं जिनके बारे में ये तासुर होता है कि इन्होंने कोई बहुत खतीर रकम खर्च की है किसी ना किसी अंदाज में उस पार्टी के अंदर सेनेट की टिकट लेने के लिए। और वो रिवायत जो है वो बदकिस्मती से अब जो है वो तमाम पार्टियों में देखी जाती है। नाम क्या नए बंदा, लेकिन हमें सब पता चल जाता है कि किसने क्या किस अंदाज में इसकी टिकट ली होगी। बुनियादी बात यह है कि क्या सेनेट अपना काम करेगा आगे चल के, क्या सेनेट की जिस अंदाज में बहुत सारी और जिम्मेदारियां हैं जो हम देखते हैं कि बतौर मैं समझता हूं कि सेनेट वहां पे नहीं होती हैं या सेनेट का उतना मुअस्सर किरदार नहीं नजर आता जो होना चाहिए। आपको याद होगा कि 2 साल पहले बात हो रही थी कि क्या सेनेट के ऐवान की जरूरत भी है या नहीं, क्या ये हमारे खजाने के ऊपर सिर्फ बोझ तो नहीं है। तो अगर वो अपना काम नहीं सही तरह करेगा या सेनेट का जो बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में जो 2 ऐवान होते हैं उसके हाउस, एक लोअर हाउस होता है एक अपर हाउस होता है, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि कानून साजी के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। मैं ये समझता हूँ कि सेनेट को अपना काम बखूबी करना चाहिए और हर सेनेटर को कानून साजी के मामले चलिए मुबश्शिर साहब से जान लेते हैं। मुबश्शिर साहब, ऐवान बाला की कितनी अहमियत है और जो सेनेटर्स हैं क्या क्या उनके पास इख्तियारात होते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बड़ा बड़ा पैसा लगता है सेनेटर बनने के लिए, और आज के जो सेनेट इंतखाब थे आप किस तरह से इनको देखते हैं? अच्छा देखिए, ये बात तो ठीक कही मेरे दोनों दोस्तों ने कि अक्सर अमीर लोग जो हैं उनको सेनेट का टिकट दिया जाता है, लेकिन हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं जब इंतहाई मिडिल क्लास के लोग जो हैं उन्हें भी टिकट दिया। मसलन मैं परवेज रशीद साहब की बात करूंगा, पीएमएलएन ने सेनेटर बनवाया। फिर आपको याद होगा एक आए थे सेनेटर आजिज धामरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके ऊपर बाकायदा बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में इख्तिलाफात भी हुए और बिलावल भुट्टो आखिरकार कामयाब हो गए। और आज के इलेक्शन में अगर देखें तो रुबीना खालिद जो है वो एक मिडिल क्लास खातून है और कोई मतलब पैसे की बुनियाद के ऊपर वो पॉलिटिक्स नहीं करती। तो ऐसी हमें प्रेसिडेंट्स मिल जाती हैं। वो एक दूसरी बात जो इन दोस्तों ने फरमाई वो भी ठीक है कि आधे से ज्यादा लोग वही हैं जो अमीर लोग हैं और जो पॉलिटिक्स को हॉबी के तौर पे चला रहे होते हैं। पार्टीज को उनकी जरूरत होती है क्योंकि वो फाइनेंसर होते हैं। एट द सेम टाइम पंजाब में जो हुआ, हाफिज अब्दुल करीम साहब जमीयत अहले हदीस के हैं, उससे पहले यही सीट साजिद मीर साहब को मुसलसल पीएमएलएन दिया करती थी। अच्छा, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आ पाई कि पीएमएलएन के अपने बहुत से डाई हार्ट सपोर्टर्स जो हैं वो क्यू में बैठे होते हैं और पहले साजिद मीर साहब को और फिर हाफिज अब्दुल करीम साहब को इस दफे उनके इंतकाल के बाद अकोमोडेट किया, क्योंकि इनकी कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है इस ग्रुप की। लेकिन बहरहाल इनके जो इन्फ्लुएंस है वो पीएमएलएन पे काफी और काफी पुराना है। तो यकीनन पीएमएलएन के वर्कर्स पूछेंगे इनसे या पूछते होंगे कि भाई ये कहाँ का कंप्रोमाइज और क्यों हुआ, लेकिन ये हम देखते आए हैं। अब रही सेनेट की एफिकेसी की बात, उसकी इफेक्टिवनेस की बात, तो देखिए जो भी बाई कैमरल सिस्टम होता है डेमोक्रेटिक, उसमें 2 ऐवान होते हैं। वो यहाँ अकेला पाकिस्तान तो नहीं है, आपके हमसाया मुल्क में है जो दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी यानी यूके वहां पे है, और उसके बाद अमेरिका में भी आपको यही नजर आता है। पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो इंतहाई शानदार लेजिस्लेशन जो है वो सेनेट से जनरेट हुई, कौमी असेंबली से नहीं हुई। कई बिल्स ऐसे हैं
जो सेनेट से जनरेट होके कौमी असम्बली में पहुंचे और फिर उस पे कानून साजी हुई और फिर वो कानून ठीक है, यानी सेनेट की अहमियत जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वागा साहब, हमने देखा कि केपी असम्बली में हुकूमत को खासे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, हालांकि हुकूमत को तो बड़ा मुतमिन होना चाहिए था, बरक्स इसके अपोजिशन हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और मुतमिन नज़र आई। क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, उसकी वजह ये थी कि अपोजिशन का केपी के में ये ख्याल था कि शायद वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो कोई ऐसा प्रेशर डाल के उनके जो अराकीन हैं उनको तब्दीली की तरफ ले जाती और वहाँ पे शायद उनको कोई अपसेट नज़र आता। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मेन वजह ये थी। जैसे बुखारी साहब ने भी बात की है, देखिए सिर्फ 3 मिसालें बुखारी साहब वैसे दे सके हैं, परवेज़ रशीद साहब, आजिद दामरा और रुबीना खाल, और कितनी कम तादाद है, शायद और भी चंद एक मिसालें बुखारी साहब के पास होंगी। मैं फरतुल्लाह बाबर साहब, ताज हैदर साहब, जी वो बिल्कुल सही। देखिए जो पार्टी के चंद एक डाई हार्ड वर्कर्स हैं ना, और वैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। मैंने ये चीज़ तो नोट की है, नो डाउट कि नून लीग में भी आए हैं कुछ लोग इस तरह के, लेकिन अगर हम बात करें ना पूरी जमहूरियत की, सूबाई असम्बली की, फिर कौमी असम्बली की, फिर सेनेट की, तो आप मुझे बताइए कभी किसी प्रोफेसर को, किसी डॉक्टर को, किसी इस तरह के बंदे को जो पब्लिक का बंदा हो, उसको तो कभी टिकट नहीं मिली एमपी एमएनए की या सेनेटर की। यहाँ तो कोई डीन आया है, कोई यूनिवर्सिटी का कोई एक्स वाइस चांसलर आया है, मुझे बताएं आपकी पूरी असेंबली में सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, 4 कौमी असम्बलियाँ हैं और नेशनल असम्बली में, और वहाँ पे कौन से डीन हैं, कौन से प्रोफेसर हैं, कौन सा कोई डॉक्टर है बहुत बड़ा, कौन सा कोई साइंसदान है, कौन सा एटॉमिक सिस्टम से जाने वाले बंदे नहीं चाहिए होते। ये बात देखिए ना, जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही इस तरह दागदार हुआ है कि हमने सिर्फ अमीर लोगों को सामने लाना है। लोग शौकिया तौर पे यहाँ पे सियासत करते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनको टैग चाहिए कि मेरे नाम के साथ लगे सेनेटर, साबिक एमएनए, साबिक एमपीए या मौजूदा एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर। ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। अगर ये चीज़ें इस तरह की होती है ना, तो फिर इसका मतलब है पब्लिक की खिदमत नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। ये मैं पूरे यकीन से आपको कह रहा हूँ। तो फिर आप मुझे बताइए कि इस तरह की जमहूरियत, ये सिर्फ जो आपने जैसे कहा ना कि जी 2 साल पहले ये बात हुई कि जी सेनेट की जो है ऐसे बोझ है, ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको सच बताऊं, जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जमहूरियत है जिसने लेजिस्लेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये जो 26वीं तरमीम और इस तरह की तरमीम हुई हैं, मुझे बताइए पब्लिक को इनसे कभी कोई फायदा हुआ है? कौन सा ऐसा बिल इन्होंने पास किया जिससे लोगों में कोई बेहतरी आई हो, लोगों का मियारे जिंदगी बेहतर हुआ? कोई ऐसा बिल पास करे ना कि हम इससे ज्यादा पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, महंगाई की ये हद होगी, और हर शख्स जो बिजनेस कर रहा है, जो चीजें बेच रहा है, उसको ये रेट ऑफ प्रॉफिट लेना चाहिए। ये तो कभी बिल पास नहीं हुआ, कभी बिल पास हुआ है ना, इस हवाले से कभी किसी ने वाक़ई साहब सोचा ही है। मशूक़ी साहब, ये बताइएगा कि अब हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो इससे पहले मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि देखा ये जा रहा था कि जो KPK में सेनेट इंतखाबात होंगे उसका क्या नतीजा होता है, वो भी एक फार्मूला तय हो गया था। उस फार्मूले के तहत नतीजा भी सामने आ गया। इस नतीजे के बाद क्या कोई तब्दीली हम ऐसी वहाँ पे देख सकेंगे, कोई गुड तब्दीली जिसे हम कह सकते हैं, गुड चेंज? और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि 5 अगस्त भी करीब है जब तहरीक इंसाफ जो है वो एक तहरीक का ऐलान भी कर रही है। देखिए, बड़ी अहम बात ये कि PTI ने अपने 2-3 बड़े अहम नाम जो हैं वो अब सेनेट में ले आई है। पीर नूरुल्लाह कादरी साहब हो गए, मुराद सईद हो गए, और इस तरह के कि वो जो बड़े डाई हार्ड PTI के हैं, इमरान खान साहब के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। और तीसरी बात ये कि वही अभी जो आपने बात कही कि अगर कोई एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ती है या कुछ वो करना चाहते हैं या 5 अगस्त के हवाले से, तो इस तरह के जो PTI के अंदर जिसको कहते हैं नॉन कंट्रोवर्शियल लोगों को सेनेटर बना के, मेरा ख्याल ये है कि PTI ने बहरहाल बहुत बेहतर सिलेक्शन की है। वो अफरीदी साहब के नाम के ऊपर थोड़ी सी इनकी ले दे हुई है, लेकिन इवेंचुअली मैं ये समझता हूं कि PTI ने KPK में जो अपने सेनेटर के उम्मीदवार हैं वो बहुत बेहतर चुन लिए। और अब देखना होगा कि बाकी जो अंदर की क़यादत है, जो बार बार अलीमा खान भी कह रही हैं और भी बहुत सारे जो PTI के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर जो क़यादत के इख्तलाफात है, जब तक वो खत्म नहीं होंगे तो PTI किसी भी
मुअस्सर तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। आपको पता है बानी पीटीआई खान साहब जेल में हैं, और उसके बाद जो जब कोई भी सरबराह नहीं होता तो फिर जो नीचे के जो पार्टी की क़यादत होती है उसके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल हमें अली अमीन गंडापुर की हुकूमत मजीद मजबूत होती नजर आ रही है। चाहे उन पे आप जो मर्जी इल्जामात लगाएं, जो मर्जी बात करें, जिस अंदाज में उन्होंने अपोजिशन के साथ फार्मूला तय कर लिया, इससे एक बात नजर आ रही है जो मैं बार बार कह चुका हूं कि अब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाना जो है वो पीटीआई के बस की भी बात नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और पीटीआई किसी भी सूरत नहीं चाहेगी कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कोई ऐसा इंप्रेशन आ जाए पब्लिकली उनका कि शायद वो बहुत ज्यादा प्रो एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, यानी आपको अली अमीन गंडापुर साहब की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। मुबशिर साहब, यानी वो र्यूमर जो अदम एतमाद के हवाले से सरगर्म थी, क्या वो अब दम तोड़ती नजर आ रही है? अली अमीन गंडापुर स्ट्रॉन्ग मजीद हो गए हैं, और सिलेक्शन ऑफ सेनेटर्स आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, अली अमीन गंडापुर ने एक चीज सेट की। अच्छा, वो कहते हैं कि मैंने बानी पीटीआई के कहने पे ही सारा कुछ किया। वो थी अपोजिशन जमातों के साथ बैठ के एक फार्मूला तय करना 5-6 का, तो बड़ी कामयाबी से हुआ। अच्छा, इसके बाद उन्होंने हम जैसे लोगों को एक रीजन मुहैया कर दी। जब ये कहते हैं कि जी पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग नहीं होगा, पॉलिटिकल डायलॉग, तो अब हम प्रेसिडेंट के तौर पे तो ये कह सकते हैं ना। अच्छा, ये दूसरी दफे इस तरह हुआ है। पहले पंजाब असेंबली में पिछले दौर में एक फार्मूला तय करके सेनेट का इलेक्शन, वो सारे अनअपोज्ड हो गए थे उससे पहले ही, तो वो भी इन्होंने किया। तो एक तो ये एक पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ एक स्टेप है ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है केपी में। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान, चूंकि उनकी पार्टी चाहती थी कि सीएम केपी को रिप्लेस कर दिया जाए, उसकी वजह यह है कि मौलाना का और गंडापुर साहब का हल्का इंतखाब एक ही है, यानी डीआई खान, और उस बुनियाद पे वो मौलाना की पोजीशन और उनके भाई की पोजीशन और उनके बेटे की पोजीशन पे असरअंदाज यकीनन इलेक्टोरल पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ हो रहे हैं। तो लेकिन अब इस सारे सिनेरियो के बाद चूंकि मौलाना को भी इसमें से हिस्सा मिला है, हिस्सा बकदरे जुस्सा, और थैंक्स टू द कोर्ट्स डिसीजन कि वो रिजर्व सीटों वाला हो गया, इसलिए मेरा ख्याल है मौलाना भी थोड़े से पैसिफाई हो जाएंगे। और वो जो डिमांड कर रहे थे वो, और उनका ये भी कहना था कि ये मूव अब पीटीआई के अंदर से अगर शुरू हो, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अंदर से ये मूव शुरू होने का चांस नहीं है, और अपोजिशन भी नहीं करेगी कोई इस तरह की मूव अभी, शायद इमीडिएटली तो बिल्कुल नहीं। चलें, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है। वागा साहब, आपको भी लगता है कि अली गंडापुर साहब की तरफ से ये जो फार्मूला तय हो जाना, फिर अपोजिशन से बातचीत कर लेना, ये एक वे आउट है, और ये हम फर्स्ट स्टेप समझें बात करने के लिए हुकूमत से, पॉलिटिकल डायलॉग के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, बजाय कि एक दूसरे के हेड ऑन होते और वहाँ और तमाशे लगते, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अक्लमंदी से सेनेट के इंतखाबात में ये जो 5 और 6 का फॉर्मूला था उस पर अमल दरामद करवा के उन्होंने अपनी भी इज्जत बचाई और उन्होंने अपोजिशन की भी इज्जत बचाई। और पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है और होना भी ऐसा ही चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो शायद पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए, कमज़ोर हो गए, वो जो कुछ भी हों, मैं एक बात आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि 5 अगस्त को जितनी ये सारे भी इकट्ठे हो जाए ना, एक पेज पर भी हो जाए ना, उस तहरीक के नतीजे में अगर कोई शख्स ये समझे कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएगा, ये नामुमकिन है। हाँ, अगर पावर शो करना चाहते हैं तो वो ही शायद कर लें। अब बात यह है कि वर्कर्स को जब तक सरेआम खुले, मतलब फ्रीली डेमोन्स्ट्रेट करने का या जलसा करने का, जुलूस करने का, एजिटेशन, पुरअमन एजिटेशन करने का भी जब तक फ्री हैंड नहीं मिलेगा, स्ट्रीट पावर का पता नहीं चल सकता, जो कि मौजूदा हालात में नामुमकिन है। ना तो एस्टेब्लिशमेंट करने देगी और ना ही हुकूमत करने देगी, ये दोनों के लिए नाकाबिले कबूल है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर 5 अगस्त को
یہ تحریک کوئی بہت بڑا ہنگامہ یا بہت بڑا موب نہیں بھی اکٹھا کر سکتی، تو لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ حالات اتنے خراب ہیں، حالات اس جانب جا ہی نہیں سکتے کہ کوئی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور پی ٹی آئی کا علم بلند ہو جائے۔ اس کا رزلٹ تو پھر مشیر صاحب یہ ہونا چاہیے نا کہ لوگ چاہے اکٹھے نہ ہوں لیکن نتیجہ کوئی نکلے، تو تحریک کا نتیجہ نکلتا ہوا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیمانڈ تو یہ ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی، اس سے پہلے مذاکرات کی بھی بات ہو رہی تھی لیکن ضد ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کوئی ایسا وے آؤٹ نکالیں، بات ہو جائے، پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو جائیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایونچولی جو ہے عمران خان صاحب کی بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے وہ ڈائیلاگ سے ہی ہونی ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے جو حالات ہیں اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ پبلک ایجیٹیشن سے یہ کسی بھی حالت میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا سکے یا کسی بھی طرح حکومت پہ بھی بہت زیادہ دباؤ ڈال سکے۔ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ بانی پی ٹی آئی کے معاملات عدالت سے کی ہیں۔ اچھا، عدالت کے ساتھ جو معاملات کی بات آتی ہے تو پھر وہی بات آتی ہے کہ مقتدرہ سے آپ کے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ مقتدرہ سے مذاکرات تبھی کامیاب ہوں گے جب آپ مقتدرہ کے لیے تھوڑے سے قابل قبول ہو جائیں گے۔ اس وقت قبولیت اور مقبولیت میں بہت بڑا فاصلہ ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کے زور کے اوپر وہ فائدہ نہیں اٹھا سکی اور نہ ہی قبولیت کے خانے میں آ سکی ہے۔ اب صورتحال ایسی جگہ پر آ گئی ہے جہاں پر میرا خیال یہ ہے کہ ایک بار پھر کچھ لوگ کچھ دو تھوڑا سا اپنا جس کو کہتے ہیں سٹانس کو تھوڑا سا کمپرومائز کر کے مذاکرات کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کے لیے پولیٹیکل سپیس لینا چاہتی ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اب اپنانی چاہیے فارمولے کے۔ مبشر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اگلا موو، اگلا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے اور بہترین اسٹریٹجی کیا ہوگی پی ٹی آئی کے لیے؟ بہترین اسٹریٹجی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بہترین اسٹریٹجی کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے ایک سیاسی ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور وہ سیاسی ڈائیلاگ کی طرف جب تک نہیں جاتے تب تک ان کے مسائل چونکہ دور رہیں گے۔ اگر وہ شو آف پاور کر دیتے ہیں اور پھر موب آؤٹ آف کنٹرول ہو کے مزید ڈیمیجز کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اپنے ہی نمبر کٹیں گے آپ کے۔ اور بہترین راستہ جو ہے وہ سیاسی فورسز کے ساتھ گفتگو میں ہی ہے، ادھر سے ہی ایک راستہ نکلے گا جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ تک لے کے جائے گا۔ یہ میرا بڑا فرم بلیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے وہ بات جو مشرقی صاحب نے کہی، جو واگا صاحب نے کہی، میں اس کو ذرا اپنے الفاظ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ کنوکشن ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی کی اور ان کی اہلیہ کی، 7 سال قید سزا ہے۔ اب کوئی قانون پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ عوامی پریشر ماؤنٹ کر کے ایک کنوکٹ کو نکلوا لیں جیل سے۔ اس کے لیے کیا ہونا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو ایک عدالتی ریلیف کی ضرورت ہوگی۔ اب عدالتی ریلیف لینے کے لیے آپ کو جیسا فرمایا دوستوں نے کہ آپ کو نیگوسیشن ٹیبل پہ جانا پڑے گا، لیکن اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل فورسز وہ دو پارٹی جو سٹیٹس کو توڑنے کے چکر میں رہی کافی لمبا عرصہ، پھر انہیں سمجھ آئی کہ یہ نہیں ٹوٹ سکتا اور وہ بڑا اسٹرانگلی امپیڈڈ ہیں، تو آف کورس ان دو پارٹیز کو ناراض کر کے کوئی انڈر ہینڈ ڈیل تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی۔ سو واٹ آپشن پی ٹی آئی ہیز از کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان دو سیاسی قوتوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی میرا پورا پینل اس بات پہ اگری کر رہا ہے اور ہمیشہ ہم نے اپنے پروگرام میں یہی بات کی ہے کہ وے آؤٹ ہمیشہ ڈائیلاگ میں ہی ہوتا ہے، مل بیٹھیں اور آگے آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں اور جو بھی سیٹلمنٹ ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک اگر کرنا ہے تو وہ بھی کریں اپنے لیے بھی، تاکہ پارٹی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آ سکے اور ملک کے لیے بھی تاکہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہو۔